नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, आज का वीडियो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से जिनका हाल ही में राजकीय विद्यालयों में पदस्थापन हो चुका है। तो आज हम 3 सफल अभ्यर्थियों से बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं उनकी तैयारी, उनकी रणनीति, उन्होंने किस तरह से तैयारी की। तो मिलते हैं उनसे। सबसे पहले आपसे मिलवा रहे हैं मेघा मेहता मैडम, हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर इनका पदस्थापन हुआ है। निरंजना कीर्ति मैडम, हाल ही में इनका भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पदस्थापन हुआ है हिंदी विषय से। और पन्नालाल गरासिया, इनका भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। आज के वीडियो में हमको इन्हीं से बात करनी है कि आपने तैयारी कैसे की, आपकी तैयारी की रणनीति क्या थी, आपने किस तरह से अपनी तैयारी को मूर्त रूप दिया और सफलता तक आप पहुँचे। पन्नालाल गरासिया, आप पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक पर चयनित हुए, वर्तमान में आप वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित हो चुके हो जी। तो आपको पहले तो वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद सर। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी सफलता का श्रेय जो आपने 3rd ग्रेड से स्टार्ट किया है, 2nd ग्रेड अभी आप बन चुके हो और आगे भी आपको अनवरत जारी रखना है। जी सर। सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? जी सर, हम सफलता का श्रेय प्रथम कोचिंग और आपका। तो मैंने आपको देखा है कि दूसरे कोचिंग सेंटर वाले भी आपका फ़ोटो लगा करके हमारे यहाँ से सेलेक्ट उस तरह का शो कर रहे हैं। जी नहीं सर, हमने प्रथम कोचिंग से ही कोचिंग ली है, यहीं से पढ़े हैं और आपका ही मार्गदर्शन रहा है, वो उन्होंने अलग से अपने हिसाब से ही लिया है। बिल्कुल पन्नालाल, यह एक फेक मार्केटिंग का ज़रिया बन गया है ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को भ्रमित कर सकें। पर वर्तमान के अभ्यर्थी सजग हो चुके हैं, वो हर चीज़ हर पहलू को समझकर ही जाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन पन्नालाल मेरा आपसे यह है कि तैयारी से लेकर के सफलता तक का जो आपका सफ़र था उसके बारे में संक्षेप में हमको बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रीट की शुरू में भर्ती निकली थी, शुरू में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मतलब तैयारी किस तरह से की जाए। उस दौर में जब मैं यहाँ पे बांसवाड़ा में मैंने पैर रखा, इसके बाद में आपसे गाइडेंस मिला। बिल्कुल। मैं जब तैयारी के लिए आपसे पूछा कि मैं जयपुर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ, उदयपुर जाऊँ, इस तरह से मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा था कि वास्तव में क्या किया जाए जिससे नौकरी मिल सके। तो उस समय सर ने मेरे कॉन्फिडेंस को देख के उन्होंने मुझे जान करके उन्होंने भरोसा दिलाया कि तैयारी कैसे की जाएगी और किस तरह से आपको सफलता मिल सकेगी। बिल्कुल। फिर उस मार्गदर्शन को मैंने भी श्रद्धा के साथ में ग्रहण करके सर को पूरी तरह से विश्वास में लेके टाइम पर पूरी तरह से न्योछावर रह के मैं भी और सर के प्रति भी मेरी श्रद्धा और सर की भी मेरे प्रति विशेष लगाव की तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया। टाइम पर उन्होंने मतलब बताते रहे कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे मतलब समस्या भी आती रहती है और उन समस्याओं को भी कैसे सुलझाना है। इस तरह से आपका गाइडेंस रहा जिससे मैं बाहर की कोचिंग ज़्यादा खर्चे ना हो उस बचाव से रहकर एक बांसवाड़ा में रहकर भी, प्रथम कोचिंग में रहकर भी, प्रथम कोचिंग के सारे गुरुजन परिवार सब ने सहयोग से और विशेष रूप से आपका सहयोग रहा जिससे कि पढ़ाई में विशेष किस तरह से अच्छे अंक लाए जाए उस तरफ बढ़ता गया, जिससे कि आपका मार्गदर्शन रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार का तो हर स्टूडेंट के लिए रहता ही है सहयोग, जो नहीं है उनके लिए भी है और जो है उनके लिए भी है, लेकिन विशेषतर जो समस्या आती है वो यहाँ पर आके होती है कि कंपटीशन में आगे किस तरह से पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ाई की जाए, वो एक समझ विकसित होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, पन्नालाल आपने क्या रणनीति बनाई थी अपने 500 नंबर के पेपर को क्लियर करने के लिए, जीके और सब्जेक्ट दोनों में? जीके और सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग डिवाइडेशन किया था। जीके में सबसे विशेष आपका ही मार्गदर्शन रहा। जीके में भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्टों को अलग अलग तरह से, जैसे कि 6 से 12 तक की किताबें हैं उनका भी अलग से कलेक्शन लिया। फिर मार्केट में जो किताबें आ रही है, लक्ष्य की, सिक्वल की, पेनोरमा की, उनमें से भी किसी एक
कोई भी जो अपने रुचि पढ़ने की हो, बिल्कुल, बहुत सारी किताबों को साथ में इकट्ठा नहीं करना है। जो जिसकी लैंग्वेज अपन को समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। उसमें से कोई भी एक किताब लेके उसके बाद में सिर्फ उसी किताब को ही नहीं, अन्य तरह के नोट्स भी है, मतलब कोचिंग में पढ़ते हैं वो नोट्स भी बिल्कुल। लेके, इसके साथ में 6 से 12 की किताबें आ रही वो भी लेके, इसके बाद जो पुराने पेपर है, सॉलिड पेपर, बिल्कुल पुराने एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उन सब को लेके उसके साथ में सबका मिक्स करके जो एक नोट्स बनाया था, अच्छा। उस नोट्स के माध्यम से फिर पढ़ाई जारी रखी। तो अभ्यर्थी जो तैयारी को प्रारंभ करता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मार्केट से गाइड ला करके स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, जी, तो सिलेबस का एनालिसिस भी नहीं करते हैं और अंक विभाजन को ध्यान में भी नहीं रखते, और जहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, जी, तो 6-8 महीने वो उसी में ख़राब कर देते हैं और वो सफल भी नहीं हो पाते हैं। जी, तो सिलेबस का एनालिसिस करना, उसको विभाजित करना और फिर एक योजना बनाना, जी। एक स्मार्ट पढ़ाई करना जी। कितना ज़रूरी है? जब मैं शुरू में जब कोचिंग में आया था तो आपने एक योजना बताई थी हमको, अच्छा, कि एक छोटी सी स्टोरी बताई थी आपने कि मैं कैसे तैयारी कर रहा था, यूँ आपने बताया था। अच्छा। तो उस समय आपने बोला था एक कहानी कि एक लकड़ आ रहा था, दो लकड़ आ रहे थे, वो जंगल में काटने के लिए अलग अलग जगह गए। एक लकड़ आ रहा था, उसने लकड़ी काटी, उसने 10 लकड़ी काटी 1 घंटे में, और एक दूसरा लकड़ आ रहा था, उसने भी वो लकड़ी आधे घंटे में काट ली। अच्छा, तो दोनों फिर वापस इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने बताया दोनों कि मैंने भी लकड़ी काटी 10, तो 1 घंटे में, तेने आधे घंटे में 10 लकड़ी काट ली, वो कैसे? तो उस दूसरे व्यक्ति ने जो आधे घंटे में काटी थी उसने बताया कि मैं 15 मिनट सिर्फ उस कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करने में लगा। बिल्कुल, उसके बाद जो 15 मिनट लगाए वो सिर्फ काटने में लगाए। बिल्कुल। तो वो तेज धार, कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरी सब्जेक्ट हिंदी है, जैसे मेरे को रुचि है हिस्ट्री में पढ़ने की, जैसे मेरे को पॉलिटिकल पढ़ने की, तो जो भी सब्जेक्ट अपन को रुचि के लगते हैं, मतलब अच्छे से याद हो ऐसे लगते हैं, उसको अपन हथियार बना सकते हैं। हथियार बनाने से अपने को मतलब उस एग्ज़ाम क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत सरलता रहती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि तैयारी करने के लिए पहले सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद अपन को कौन कौन सी विषय वस्तु को पढ़ना है उसको संग्रहित करना ज़रूरी है, और इसके बाद एक प्लानिंग सेट करके जीके सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, कैसे कीवर्ड यूज़ करने हैं, तो एक स्मार्ट तरह से पढ़ाई करने से समय बचता है और एक भीड़ से हम आगे रह सकते हैं। ये बतलाना चाह रहे हैं पन्नालाल जी। दूसरा, पन्नालाल जी, अभावग्रस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए? जी सर, जो भी अभ्यर्थी आर्थिक स्थिति से संघर्ष में गुजर रहे हैं, वो बिना तनाव के जो भी उपलब्ध है या फिर जो सहयोग करने जैसे हैं, उन सब का सहयोग करके, हम भी उस स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में ही गुजर रहे थे। सर ने हमको मार्गदर्शन दिया, स्टूडेंट को सिर्फ समर्पित भाव से पढ़ाने का ही काम किया। तो आप भी कोचिंग सेंटर से जुड़े, कहीं भी जिस स्थिति में अगर पढ़ाई करनी हो आपको, तो उस स्थिति में आप उस कोचिंग से श्रद्धा के साथ में समर्पित भाव से अगर आप भी लगे होंगे तो आपको भी सफलता मिल सकती है। तो अब बात करते हैं मेघा मेहता मैडम से। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। दूसरी बात कि आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय पर पदस्थापित हुए हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो प्रथम कोचिंग को ही जाता है मेरी तरफ से, और उसके बाद सर आपको और मेरी फैमिली को जाता है। प्रथम कोचिंग से मुझे बहुत कुछ मिला है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैं आपसे ही हुई सर। और जितने भी सर यहाँ पढ़ाने आए हैं उनके लिए मुझे आज भी फील होता है कि उन्होंने मेरी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है मेरे उनसे। और उसके बाद मेरी फैमिली में मेरी सबसे ज़्यादा मेरी क्लोज मेरी मदर इन लॉ रही है। अच्छा मैडम। जो मतलब अभिप्रेरणा शब्द जो है वहीं से मेरे को पता चला है कि वास्तव में अभिप्रेरणा शब्द से उनसे ही मोटिवेट हुई मतलब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए जिसके अंदर ये भावना भरे अपने। बिल्कुल। उसके बाद सर आपने मुझे हर कदम पे यूँ बताया है कि कैसे पढ़ना है मैडम, कैसे करना है, आप हर समय उसके प्रति अपडेट रहो, वो सब चीज़ें मुझे आपसे मिली है सर। तो एक कोचिंग और टीचर का मार्गदर्शन तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन आप एक विवाहित हैं,
आप पर बहुत ज़्यादा ग्रस्त जिम्मेदारियाँ भी थी। तो आप एक विवाहित होने के बाद में आपके पति से, आपके सास ससुर से आपको किस तरह से आपको सहयोग मिला, और आप क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे कि जो वर्तमान में विवाहित बहनें हैं उनको उनके घर पर इस तरह का माहौल मिले जैसा आपको मिला? मैं यही कहूँगी कि हर किसी को ऐसा एक मौका मिलना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उसके मन में हमेशा रहता है जो करना चाहता है कि मुझे ये करना है। बिल्कुल मैडम। और बाहर से कोई एक बार बोल दे कि तुम कर सकते हो तो अपने आप में यूँ हो जाता है कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो ही गया यूँ, भले कुछ नहीं किया होगा उसने। और मुझे ये मेरी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी फैमिली में 4 से 5 मेंबर ही हैं हम। बिल्कुल। और सब अपनी अपनी लाइफ में जॉब में ही है। अच्छा। घर पे कोई भी नहीं था, फिर भी मैं अकेली घर पे थी। और मेरे 7 ईयर का बेटा था, मतलब बिल्कुल छोटा था। उसके आने के बाद ही मुझे यूँ हो गया कि नहीं, मुझे कुछ करना है। अच्छा। यही बात मैंने मेरे मदर इन लॉ से बोली थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, तू कुछ कर सकती है और मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूँगी, बस तुझे पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो मदर इन लॉ मैडम आपके पहले से राजकीय सेवा में है? जी सर, वो पहले से ही 2nd ग्रेड में थे उस टाइम पे, और अभी वो लेक्चरर के पद पे हैं संस्कृत से। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिव किया यूँ, मतलब जितना मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं किया, इतना मुझे उन्होंने किया। बिल्कुल मैडम। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से मेघा मेहता मैडम को सास ससुर के द्वारा, उनके पति के द्वारा जितना घर पर अच्छा वातावरण दिया गया, वैसा तैयारी करने वाली जो बहनें हैं, जो शादीशुदा हैं, उनको भी घर पर इस तरह का माहौल मिले। निश्चित ही मेघा मेहता मैडम का ये जो सफल करियर है वो दूसरे बहनों के लिए एक अच्छी तरह से मिसाल पेश करेगा। दूसरा क्वेश्चन मेघा मैडम, एक द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में 500 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 200 नंबर का जीके होता है और 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। तो आपने कितने समय में जीके और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार किया ताकि आप सफलता तक पहुंच सकें? मैंने अपनी प्रॉपर तैयारी के लिए 6 महीने दिए थे सर। अच्छा मैडम। जिसमें मैंने मतलब दिन भी नहीं देखा था, रात भी नहीं देखा था। और उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था। अच्छा। उस टाइम पे मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने इसको अपनी लाइफ में जो समय देना चाहिए एक माँ होने के नाते वो नहीं दिया। फिर मैंने उसके लिए यूँ भी समझ लिया कि चलो मैं अभी उसको टाइम दे रही हूँ, उसकी लाइफ मैंने बना दूंगी। अच्छा। मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे मम्मी पापा से यहाँ पे भी अच्छा मिल गया मुझे। लेकिन हो सकता है आगे के समय में इनके लाइफ में तो गवर्नमेंट जॉब होगी ही नहीं सर। बिल्कुल। तो कम से कम मैं इतनी प्रिपेयर हो जाऊँ, उनकी आधी लाइफ तो मैं सेट कर सकती हूँ। अच्छा। जितना मुझे मिला। तो आपकी तैयारी के लिए क्या योजना रही घर पर? आप किस तरह से जीके और सब्जेक्ट को मैनेज करके चलते रहे आगे? मैंने सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था और आज भी है, और मैं अभी भी उसके लिए ही प्रिपेयर रहती हूँ। और जीके मेरा इतना वीक था, जो मैंने आपसे मिलने के बाद ही मुझे हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल। और हिस्ट्री और साइकोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और आज मुझे कोई कह दे कि आपको इसमें कुछ करना है तो मैं पहले तैयार हो जाऊँगी कि नहीं, मुझे इसमें ही कुछ करना है। तो अभी तो आप वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित हो चुके हैं, आपका हिंदी में, साहित्य में अच्छा इंटरेस्ट भी है। तो इस इंटरेस्ट को क्या आप आगे भी तैयारी जारी रख करके आगे और बढ़ने का आगे लक्ष्य आपने कुछ सेट कर रखा है? जी सर, मेरा लक्ष्य पहले तो 2nd ग्रेड ही था। अच्छा। मेरा रीट में नहीं हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। अच्छा। पर मैंने मन को समझा कि नहीं, मैंने शुरुआत 2nd ग्रेड से की तो मैं 2nd ग्रेड ही लूँगी, और मैंने आज ले लिया। और अब मेरे अंदर इतना ही हो गया कि नहीं, मुझे 1st ग्रेड लेना है, वो भी सिलेक्शन से लूँगी मैं। और अभी भी मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ उसके लिए। एक और लास्ट क्वेश्चन मैडम, कि जैसे आप विवाहित रहते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप भी देते हैं और आप सफल भी हुए हैं, और आगे बढ़ने का जो लक्ष्य भी स्थापित कर रखा है। तो वर्तमान में ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो विवाहित हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, लेकिन घर के वातावरण की वजह से कह सके या दूसरे कारणों की वजह से कह सके, घर पर उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो वो अपनी क्वालिटी को या एबिलिटी को चाह करके भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आप उन बहनों को और उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन बहनों को यही कहूँगी कि अगर आपके मन में है मुझे ये करना है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। भले कोई कुछ भी कह दे, लेकिन अपना लक्ष्य वो निर्धारित रखो। जब तक अपने को बाधाएं नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और आपको यूँ लगेगा कि सब तरफ अंधेरा हो गया, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, उस टाइम पे आपको होना चाहिए कि अब सुबह होने वाली है। बिल्कुल। इसलिए इतने मेरे लिए भी ये घड़ी आई थी मेरी लाइफ में। सब कुछ अच्छा था मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे भी अंदर से यूँ हो गया था कि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने इतना समय दिया अपनी लाइफ में इस चीज़ को, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँची। पर जब मुझे यूँ हो गया कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन जब एकदम से मेरा हुआ तो मुझे ये हो गया कि नहीं, वास्तव में मैं ये इस पद पे थी, मैं लायक, इसलिए मैं पहुँच गई हूँ। योग्यता थी तो मैं यहाँ तक आई।
और फैमिली वालों से मैं यही कहूँगी कि अगर उसमें इंटरेस्ट है, वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करना दिया जाए। आप लोग तो अभी तक उनके साथ में, उनका भविष्य वो खुद निर्धारित करे, वही बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि मेरे मदर इन लॉ के मन में यही था कि मेरी बहू आज कुछ बने ही, तो आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, और मुझे खुशी है कि वो सबको ये कह सकते हैं कि मेरी बहू आज इस पद पे पहुँच गई है। तो हम चाहते हैं कि मेघा मेहता मैडम को जिस तरह से घर पर सहयोग मिला वैसा ही सहयोग सबको मिलता रहे, ताकि वो अपनी क्वालिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आगे निरंजना मैडम से बात करते हैं। निरंजना मैडम, आपको भी वरिष्ठ अध्यापक पद पर हिंदी विषय में पदस्थापित होने के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरा भी आपसे यही है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सर मेरे माता पिता को मेरा वंदन, जिन्होंने मेरे पिता कृषक हैं और उन्होंने मुझे ये विद्या रूपी अमूल्य धन जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मेरे पापा और मेरे काको साहब, बड़े काको साहब हैं। अच्छा। तो उन दोनों के जो सकारात्मक विचार मेरे को मुझसे रहे, आशावादी जो दृष्टिकोण रहा, तो वो मुझे ये दृष्टिकोण उनका मुझे यहाँ अच्छा। तक लेकर आया सर। और मेरे पति और मेरे दोनों भाई मेरे हर वक्त मेरे साथ खड़े थे। अच्छा। तो उन सब की जो आशाएं मेरे से रही वो मेरे इस सफलता का श्रेय है सर। तो कुल मिलाकर के आपका माहौल पहले से घर पर सकारात्मक ही था? हाँ सर। अच्छा। उनकी जो आशाएं मेरे से रही, अच्छा, अच्छा। उन आशाओं को, और उन्होंने मेरे में देखा कि हाँ ये कर सकती है। अच्छा। तो उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे अंदर बहुत बहुत बढ़िया मैडम, है ना। एक मैडम क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि क्या अभ्यर्थी को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग से भी उनको कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है? नहीं सर, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें सरल लगते हैं और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें कठिन लगते हैं। हमें किसी न किसी का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे प्रथम कोचिंग क्लास से मिला। और सर जो आपसे जो मुझे कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ाते हो तो मुझे वो कठिन भी बहुत ही सरल लगने लगता है और आपके जो शिक्षण कार्य है उससे मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ सर। बिल्कुल मैडम। तो कुल मिला करके अगर बच्चा फ्रेशर है और उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो योजना बनाने के लिए, समझ विकसित करने के लिए कोचिंग थोड़ी सी उनके लिए सहयोगी हो जाती है। बाकी एक बार कोचिंग उन्होंने ले ली तो सेल्फ स्टडी से भी उनका काम हो जाएगा। ठीक है मैडम। दूसरी बात मैडम, आपसे भी यही प्रश्न है मेरा कि 300 और 500 नंबर का, 300 और 200 नंबर का वेरिएशन था जीके और सब्जेक्ट का, दोनों मिला करके आपका 500 नंबर का पेपर था। तो जीके को किस तरह से आपने टाइम दिया, सब्जेक्ट को किस तरह से आपने टाइम दिया? और जैसे सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जैसे आपका व्याकरण था, काव्य शास्त्र था, हिंदी साहित्य का इतिहास था, जीके में भी राजस्थान का इतिहास था, भारत का इतिहास था, साइकोलॉजी था, करंट अफेयर्स था। तो वो समझ आपने कैसे विकसित की? इन दोनों को कवर करने के लिए, दोनों को बैलेंस बना करके चलने में आपकी क्या योजना थी, क्या रणनीति थी ताकि आप सफल हो सकें? सर यही है कि हर टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमें मिला है, अच्छा। उसको हर टॉपिक को हमें पढ़ना है। बिल्कुल। और चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल बिल्कुल। हो, सरल को भी अगर सरल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कठिन को कठिन समझ के हम नहीं छोड़ सकते। तो हर टॉपिक को हमें पढ़ना है और अभ्यास से हम ये कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कठिन कोई चैप्टर है अंदर और अपन इसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि छोड़ देते हैं यूँ, लेकिन अगर उसको अपन ने 2 या 3 बार पढ़ लिया तो उस टॉपिक के प्रति अपनी समझ विकसित होगी। पर फिर अगर उसको अपन 4थी या 5वीं बार पढ़ने जाएंगे तो वो कठिन टॉपिक भी अपने लिए सरल बन जाएगा। हो जाता है। और सर आप जैसे मार्गदर्शन से बहुत बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे यही है मैडम कि आप भी गृहिणी रही हैं और उस माहौल में रह कर के आपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई की है, सफल भी आप हुए हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आपके समकक्ष जो विवाहित और तैयारी करने वाले, जिम्मेदारियों को लेकर के साथ चलने वाले हैं, उन बहनों को? सर परिवार का साथ बहुत आवश्यक होता है। मेरे पति ने इसमें मेरे बहुत साथ दिया। बिल्कुल। मेरे हर वक्त मेरे साथ खड़े थे। मैं इतना कहूँ कि मतलब उन्होंने मुझे खाना भी बनाकर खिलाया। बहुत बढ़िया मेरे मैडम। लिए कम होता है। तो मैडम अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो और खाना अगर वो बना करके खिलाते हो तो मेरे हिसाब से इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, मैं तो मतलब पढ़ाई जब करते हैं तो हम खाना भी भूल जाते हैं और कुछ बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल, भूल जाते हैं। तो मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग किया और मेरा भैया भी मेरे पास रहता है, उसने भी मुझे बहुत सहयोग किया। और कहीं ना कहीं मेरे ससुराल पक्ष का किसी ने मुझे कहीं रोका नहीं। अगला प्रश्न मैडम, परिणाम। एक तो पहले तैयारी के बाद में एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलना और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद परिणाम का इंतज़ार करना। इस ड्यूरेशन के बीच में आप अपनी सफलता के लिए कितने आश्वस्त थे?
सर जिस दिन मैंने ये एग्ज़ाम दिया था इससे पहले मुझे कुछ असफलताएं मिली थी, बस वो भी बाय लक मिली थी, दो अच्छा। नंबर से इस तरह से। वो असफलता मिली वही आगे जा करके आपको। वो असफलता ही ये सफलता का श्रेय है, क्योंकि मैंने उन असफलताओं से कहीं ना कहीं कुछ सीखा था बिल्कुल। कि कहाँ क्या छूट गया मेरा। बिल्कुल। तो वो उसका ये असफलताओं में ये सफलता छुपी थी। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली थी सर, तो मैंने उसी दिन, मेरा भाई मेरे साथ था, तो मैंने कह दिया था कि मतलब मेरा ये जो सिलेक्शन है वो पक्का है, फाइनल। अच्छा, मतलब आप पहले से आश्वस्त थे। उसी दिन मेरा पेपर, मैंने ये कहा था कि ऐसा पेपर मेरा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल मैडम। तो मैंने मेरे भैया को ये बताया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आप तीनों से आज जो अपनी जो वार्तालाप बातचीत हुई है वो आगे तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को मेरा संदेश है कि तैयारी को किस तरह माइंड सेट करके किया जाए। सबसे पहले तो उनको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पटवारी हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी हो, एक उसका सिलेबस ले, इसके बाद में उसकी योजना बनाए, योजना बना के उसका टाइम सेट करे और सिर्फ उसी तरफ ही पूरी तरह ध्यान करके समर्पित भाव से किसी से राय ले करके, जो भी कंपटीशन ने पास करके जो आज इस पोजीशन पे है उनसे राय ले करके आप बिल्कुल तन्मयता से एकाग्र होकर उन्हीं पर पूरी तरह से एकाग्र होंगे, तभी आप उस सफलता को पाओगे। उन कंपटीशन की तैयारी में जब आपको कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी, जैसे कि आजकल अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति, हर स्टूडेंट की प्रवृत्ति बन गई कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, व्हाट्सअप यूज़ करना, फेसबुक यूज़ करना, फेसबुक में स्टेटस डालना, ये घूम रहे, यहाँ कर रहे हो, उन सब को अभी आपको बिल्कुल स्टॉप करके बिल्कुल तन्मयता एकाग्रता बनाए रखने के लिए इन सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाए रखनी है। और दूरी बना करके बिल्कुल उस सिलेबस को कैसे आप कम समय में या फिर ज़्यादा जितना भी समय दो, उसको समय को आपको देखते हुए आपको किस तरह से उसको पढ़ना है, ये गुरुजनों से या जिससे भी आप संबंधित जुड़े हुए हो उन सब से आप राय ले करके आप उन पूरा सिलेबस को योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करके आप सफलता को पा सकते हो। धन्यवाद।